स्टोरी इंट्रोडक्शन। नाम और काम दोनों ही एक लेकर दो बच्चों ने खेली थी एक जिंदगी और मौत का खेल। जिसने खोया सब कुछ पाया तो सिर्फ नफरत। दो व्यक्ति की रोटी के लिए गिरना पड़ा जिसे आपने ही माँ पापा के सामने। उन्हीं नादान बच्चों की कहानी है ये, नादानी जोड़कर जिसने एक दूसरे के लिए जिया। आखिर क्यों वह हमेशा झूठ बोलता रहा। अंडरवर्ल्ड का किंग के जो एक नाम लेकिन दो पहचान है, वही हैं इस कहानी के नायक और खलनायक। मासूम और बेचारे देखने वाले 8 साल के दो बच्चे जिसने जी एक बेदर्द जिंदगी, लेकिन किसे पता कि वह है द माफिया डेमन किंग के। वक्त के साथ साथ बदल गई जिंदगियां के ने आपने परिवार को जोड़कर अपनी नई पहचान बनाया। माफिया किंग होने के बावजूद भी हमारे के हैं एरोगेंट की जगह बहुत शरारती और हंसमुख। आखिर क्यों उन बच्चों को उनके ही माँ पापा ने खुद से दूर किया। आखिर क्यों बने वह दोनों माफिया और कैसे, जानने के लिए पढ़िए द टू माफिया किंग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रैगन कृष्णा नॉवल वर्ल्ड। आज की वीडियो एक कम्प्लीटली फिक्शनल नॉवल स्टोरी पर बेस्ड है। इस कहानी में दिखाए गए सभी कैरेक्टर, इवेंट और एक्शन सिर्फ इंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग के लिए हैं। ये कंटेंट किसी भी तरह की वायलेंस या रियल लाइफ हार्म को प्रमोट नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धन्यवाद। The Two Mafia King Episode 21 to 30. Welcome to my YouTube channel Dragon Krishna Novel World. This story is purely fictional and created only for entertainment purposes. Any resemblance to any person or real life event is purely coincidental। यह एक fictional कहानी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, घटनाएं और नाम काल्पनिक हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर बाद डिनर के लिए धीर उन दोनों को बुलाने के लिए उन दोनों के कमरे पर गई तो सामने का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गई। दोनों शायद काम करते करते सो गए थे। केराव बिस्तर पर पड़े फाइल्स के ऊपर ही सो गया था। वही कायंश सोफे पर अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर सर रख कर सो रहा था। धीर को वह दोनों ऐसे बहुत क्यूट लग रहे थे। वह केराव के पास जाकर प्यार से उसके गाल को सहलाती है। शायद धीर ने कभी इस चेहरे को छुपा किया ठीक से देखा भी ना होगा। उसके आंखों में आंसू थे। इन दोनों के जाने के बाद ही उसे धीरे धीरे कर एहसास हुआ था कि कैसे कितनी औरतें मां नहीं बन सकती, जो इसी दर्द में रोते रोते रात बिठाती है। लेकिन उसने तो अपने बच्चे को ही जोड़ दिया। तभी केराव नींद में बरबराने लगा, मॉम मॉम यह अंश मुझे हमेशा काम करवाता है मॉम मो। उद्धरण चिन्ह। केराव के मुंह से मॉम सुनकर धीर को पहले बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी बातों को सोचते ही उसे पता चला कि वह उस औरत को मॉम बोल रहा है जिसने उसे केराव को फ़ोन किया था। उसके आंखों में आंसू आ गए और वह खड़ी हो गई। तभी टेबल पर रखा कायंश का फ़ोन बजने लगा। धीर ने झट से फ़ोन को उठा लिया जिससे उन दोनों की नंदी खराब ना हो। धीर ने फ़ोन उठाकर धीमी आवाज में कहा हेलो। दूसरी तरफ से अंशिका जी बोली, जी आप कौन? अंश कहाँ हैं? धीर बोली, मैं वह धीर। अंशिका जी बोली, ओ अच्छा, मैं केराव और कायंश की मॉम बोल रही हूँ। वह दोनों शायद सो रहे होंगे। धीर अंशिका जी के परिचय को सुनकर अपनी ही सोच में गुम हो गई। शायद ये परिचय मेरा होता अगर मैं इन दोनों को खुद से दूर नहीं करती। लेकिन आज देखो कोई और आकर मेरे बच्चे को अपना बता रही हैं। उद्धरण चिन्ह। अंशिका जी बोली, हेलो हेलो धीर जी, आप सुन रही हैं? ये सुनकर धीर अपने होश में वापस आई और बोली, जी जी, वह दोनों सो रहे थे। अंशिका जी थोड़ा नाराजगी जताकर बोली, पता ही था मुझे, बिना कुछ खाए सोने की आदत है इन दोनों की। आप उन्हें डिनर करवा दीजिएगा प्लीज़। ये सुनकर धीर को और भी बुरा लगनेगा, आखिर उन दोनों के बारे में उसे किसी और से जानना पड़ रहा है। वह धीमी आवाज में बोली, जी। ये सुनकर अंशिका जी ने हम थैंक्स कहकर फ़ोन काट दिया। धीर ने एक नज़र केराव को देखकर कायंश के पास गई और उसके लैपटॉप को बंद करना चाहा तो उसका शरीर बहुत गर्म था। ये देखकर वह घबरा गई और जल्दी से नीचे जाकर नौकर से बोली, जल्दी से ठंडा पानी और एक सॉफ्ट कपड़ा लेकर आना। फिर नील से बोली, डॉक्टर को बुला लीजिए प्लीज़, कायंश को बहुत तेज फीवर है। ये सुनकर नील बोला, इतना क्यों घबरा रहे हो, मर थोड़ी गया है। तभी ग्लास टूटने की आवाज़ आई। सभी ने उस तरफ देखा तो केराव आंखों में अंगारे लिए नील को घूर रहा था। वह दांत पींचते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई के बारे में ऐसा कहने की? ये सुनकर वसुंधरा देवी बोली, लड़के बड़ों से कैसे बात करते हैं, नहीं पता किया तुमको? ये सुनकर केराव ने घूरकर उसे देखा तो उसकी गुस्से से भरी लाल आंखों को देखकर वसुंधरा देवी 2 कदम पीछे चली गई। गुस्से में केराव का शरीर कांप रहा था। आखिर उसके लिए उसका भाई उसकी दुनिया था। उसे से तो वह खुद से ज़्यादा विश्वास, प्यार और भरोसा करता था। केराव ने जल्दी से किसी को फ़ोन किया। दूसरी तरफ का लड़का बोला, हेलो। केराव बोला, कार्तिक भाई, बिग ब्रो को फीवर है। कार्तिक बोला, व्हाट? फिर खाना नहीं खाया होगा उसने। केराव बोला, आप कब तक आओगे? कार्तिक बोला, रैव में आउट ऑफ टाउन हूँ। बट तब तक केराव ने फ़ोन काट दिया था और अपने कमरे की तरफ चला गया। धीर ने खुद ही डॉक्टर को फ़ोन किया। धीर बोली, हेलो हेलो डॉक्टर साहब, क्या आप अभी आ सकते हैं?
दूसरी तरफ का डॉक्टर उबासी लेते हुए बोला, क्या बोल रही हैं आप, अभी 1 बज रहे हैं, कौन जाएगा वहाँ। ये सुनकर धीर परेशान होकर बोली, लेकिन तब तक डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया था। वसुंधरा देवी बोली, कल डॉक्टर आ जाएगा, चलो सब सोने। धीर बोली, क्या बोल रही हैं आप, बच्चे बीमार है। और नीर गुस्से में बोली, मॉम कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आपका। धीर कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ आई, के राव। ये सुनकर सभी ने उस तरफ देखा तो एक लड़का खड़ा था। धीर बोली, जी आप कौन। वह लड़का बोला, मैं डॉक्टर अमर, डॉक्टर कार्तिक का बेस्ट फ्रेंड और इस हिसाब से के राव और कायंश का भाई हूँ। वह दोनों कहाँ हैं। धीर बोली, वह दोनों उस कमरे में हैं, रानी डॉक्टर साहब को लेकर जाऊं। ये सुनकर उस घर की नौकरानी उसे लेकर उस कमरे में गई। कुछ घंटे बाद अमर नीचे आया तो सभी सोफे पर बैठे थे। धीर परेशान होकर बोली, कैसा है वह। ये सुनकर अमर बोला, देखिए बचपन में खाना टाइम पर ना खाने और ठंडा में रहने के वजह से वह बहुत कमज़ोर रहता है, इसलिए टाइम पर खाना ना खाने पर उसे फीवर आ जाता है। और कायंश कुछ हो जाए तो केराव को पैनिक अटैक आता है। वैसे तो वह मस्तीखोर है लेकिन गुस्से में आग है वह संभाल कर। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब अगर उन दोनों को कुछ हुआ तो आप लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आप सबको पता भी नहीं है वह दोनों हैं कौन। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। सुबह का वक्त, सभी लोग हॉल के सोफे में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी सभी ने चिड़ी की तरफ देख तो सभी आंखें फाड़े उन दोनों को देखने लगे। केराव कायंश के पीठ पर जड़ा हुआ था। कायंश बोला, नीचे उठा, तू बीमार है या मैं। ये सुनकर केराव उबासी लेते हुए बोला, भाई आपके फिक्र में मुझे कल नींद ही नहीं आई। कायंश बोला, अच्छा बिस्तर पर तो भैंस सो रहा था ना। ये सुनकर केराव कायंश के पीठ से उठाकर कहा, भाई आपने मुझे भैंस कहा। तभी नीर थोड़ा गुस्से में बोली, क्या तुम दोनों हमेशा बकवास करते रहते हो, जब देखो तब मस्ती, काम नहीं है क्या तुम दोनों को। केराव बोला, वह क्या है ना, लाइफ में हैप्पी रहना जरूरी है। हर किसी के लाइफ में दर्द होता है, पर दर्द में रोने से अच्छा हंसी खुशी में उसे भूल जाऊं। तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज आई, तो तुम दोनों यहाँ पर भी ज्ञान बताने लगे। सभी ने उस तरफ देखा। वही के खुशी से बोले, पा आप यहाँ। ये सुनकर वह आदमी अंदर आते हुए बोला, हाँ मैंने सुना तुम दोनों बीमार हो। कायंश परेशान होकर बोली, पा मॉम को भी। वह आदमी बोला, हमने तो नहीं कहा, लेकिन तुम दोनों के ऊपर गहरी नज़र है उसकी। केराव खुशी से बोला, पा मेक श्योर आप पूरा दिन हमारे साथ रहेंगे। वह बाहें फैलाकर बोले, यस माय बच्चा। ये सुनकर दोनों खुशी से उनके गले लग गए। सभी सोफे पर बैठे उन तीनों को घर रहे थे, वही उन तीनों के लिए ही जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। वह आदमी सोफे पर बैठे थे। सामने के टी टेबल पर केराव पालथी मारकर बैठा हुआ था और उस आदमी के बगल में कायंश बैठा हुआ था। उन तीनों के चेहरे पर खुशी थी। वह तीनों दुनिया जहान की बातें कर रहे थे। तभी कायंश बोला, पा हम आपके लिए कुछ बनाकर लाते हैं। केराव बोला, यस टेल मी, ये दोनों मास्टर शेफ क्या बनाया आपके लिए। वह आदमी बोला, तुम दोनों के हाथों से कुछ भी। ये सुनकर वह दोनों वहां से चले गए। तो वह आदमी अच्छे से बैठकर विराज अग्निहोत्री की तरफ देखकर बोला, मैं एसपी हार्दिक ठाकुर। ये सुनकर सभी हैरान हो गए, इन दोनों का रिश्ता ठाकुर परिवार के सदस्य के साथ कैसे। विराज अग्निहोत्री ने शांत आवाज में कहा, ठाकुर सा के बेटे हो तुम। ये सुनकर हार्दिक जी बोले, जी। धीर बोली, ठाकुर सा के साथ क्या रिश्ता है उन दोनों का। पीछे से केराव गुस्से में बोला, आपको जानने की जरूरत नहीं है। हार्दिक ठाकुर बोले, रैव। ये सुनकर केराव ने खुद को शांत कर एक मुस्कान के साथ बोला, पा डिनिंग टेबल पर आ जाइए। कुछ देर बाद सभी डिनिंग टेबल पर थे। हार्दिक ठाकुर को बहुत से पकवान खाने के लिए दिया गया था। ये देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी उन्हें इधर उधर देखा तो हैरान होकर बोले, बच्चा इन सभी के लिए खाना कहाँ है। ये सुनकर दोनों ने अग्निहोत्री परिवार को घुरा फिर मुंह बनाकर कहा, इन लोगों के लिए क्यों बनाएंगे भला। ये सुनकर हार्दिक ठाकुर कुछ बोले उससे पहले ही केराव का फोन बजने लगा। केराव ने फोन उठाकर स्पीक पर डाल कायंश के हाथों में दे दिया। तभी अंशिका जी की गुस्से भरी आवाज आई, तुम दोनों अभी के अभी घर वापस आऊं, वरना मैं वहां जाकर कान खींचकर तुम दोनों को लेकर आऊंगी। सुना तुम दोनों ने। उद्धरण चिन्ह। हार्दिक ठाकुर बोले, अंशु। ये सुनकर अंशिका जी शांत आवाज में बोली, भाई आप वहां। केराव बोला, हाँ हमारा ख्याल रखने आए हैं। अंशिका जी गुस्से में बोली, तुमसे किसी ने पूछा। ये सुनकर केराव का मुंह बन गया। हार्दिक ठाकुर बोले, चिंता मत करो हम हैं यहाँ। अंशिका जी शांत होकर बोली, ठीक है भाई। ये कहकर फोन काट दिया। कायंश बोला, इतनी जल्दी शांत हो गई। केराव बोला, वही तो, मदर इंडिया इतनी आसानी से कैसे मान गई। हार्दिक ठाकुर बोले, चुप रही तुम दोनों, कुछ ज्यादा हो रहा है। कुछ देर बाद के सोफे पर मुंह बनाकर बैठे हुए थे। केराव बोला, भाईपा को नौकरी से निकल देते हैं, उन्हें हमसे छूट कहा, इतनी जल्दी चले गए। विराज अग्निहोत्री उन दोनों को घूर रहे थे। तभी वसुंधरा देवी कुछ फाइल्स लेकर विराज अग्निहोत्री के सामने रखकर बोली, इसमें कुछ परेशानी थी, आपने ठीक किया था।
विराज अग्निहोत्री ने एक नज़र फाइल्स को देखा, फिर कहा नहीं। ये सुनकर वसुंधरा देवी परेशान हो गई। केराव ने आंखों के कोनों से फाइल्स को देखा और कुछ देखकर उसने एक फाइल उठा लिया। वसुंधरा देवी बोली, लड़के क्या कर रहे हो? कायंश ने भी केराव की तरफ देखा, फिर फाइल की तरफ उसने मन में कहा राठौड़ इंडस्ट्री। फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ मन में कहा आइडिया अच्छा है रैव। केराव मन में बोला आई नो भाई। केराव बोला ये डील हम दिला देंगे आपको। ये सुनकर वसुंधरा देवी बोली तुम्हारे बस की नहीं है ये। विराज अग्निहोत्री शांत ने आवाज में कहा कर पाओगे? ये सुनकर दोनों ने एक स्मर्क तेरी मुस्कान दी। योजक चिन्ह। रात का वक्त। धीर और बाकी सभी औरतें मिलकर खाना बना रही थी। केराव पानी पीने किचन में गया और देखा सभी कामों में बिजी हैं। ये देखकर उसने छुपके से खाने में नमक डाल दिया और धीमी कदमों से वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। डिनिंग टेबल पर केराव को बहुत हंसी आ रही थी, वह बहुत खुश लग रहा था। सभी से उसकी खुशी छुपी नहीं थी। कायंश उसके खुशी का मुख्य कारण सोच रहा था। खाना सामने आते ही सभी ने खुशी से उसे मुंह में रखा, पर केराव हंस रहा था। खाना खाते ही सभी की हालात खराब हो गई। सभी की हालात ऐसी थी कि निगले तो निगले कैसे, उगले तो उगले कैसे। खाना मुंह में रखते ही कायंश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पूरा खाना केराव के ऊपर उगल दिया। सभी हैरान रह गए। वही केराव उछलकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला यह क्या क्या तूने? ये सुनकर कायंश भी खड़ा होकर बोला धोखेबाज, तूने मुझे भी नमक वाला खाना खिलाया। इसका हिसाब कल के कल होगा। ये कहकर वहां से चला गया। वही केराव गुस्से में उसे घुरता रह गया और वहां से चला गया। सुबह का वक्त केराव सोफे पर बैठकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। सभी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे और केराव ने खुद के लिए नूडल्स बना लिया था और बातें करते हुए मजे से खा रहा। उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल रखा था। उसका दोस्त बोला भाई तू है कहाँ? केराव बोला घर के अंदर। ये सुनकर उसका दोस्त बोला अच्छा मैं तो थाने में हूँ। केराव बोला क्या सच में? जरूर ही पुलिस का फ़ोन चोरी क्या होगा? उसका दोस्त बोला क्या? केराव बोला हाँ तो वरना तू मुझे बात कैसे करता पुलिस थाने से? ये सुनकर उसका दोस्त बोला बकवास बंद कर यार, कब वापस आ रहा है? केराव बोला 5 महीने में। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। तभी पीछे से कायंश ने आकर एक ग्लास जूस उसके सर पर डालकर अपना बदला पूरा कर लिया। केराव उछलकर खड़ा हुआ और कहा भाई आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? वही कायंश ने ग्लास को टेबल पर रखा। ये सुनकर केराव ने होठों पर जीभ फेर कर कहा वैसे भाई ये पान मीठा क्यों लग रहा है? ये सुनकर कायंश दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला पानी नहीं जूस। ये सुनकर केराव चिल्लाते हुए बोला क्या? फिर गुस्से में एक फ्लावर पॉट उठा लिया। ये सब देखकर सभी परेशान हो गए कि कहीं सच में वह फ्लावर पॉट कायंश को ना मार दे। लेकिन केराव तो केराव था, उसने गुस्से में फ्लावर पॉट उठाया, वहां से फ्लावर बाहर निकला और उन फ्लावर्स को कायंश के ऊपर मार दिया और पॉट को टेबल पर रखकर सोफे पर बैठकर बोला इसे कहते हैं जूस का जवाब फुल से। सभी आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। वही कायंश जिसके पीठ पर वह फ्लावर्स लगी थी, वह उन सभी फ्लावर्स को जमीन से उठाकर केराव के ऊपर मारकर वहां से भाग गया। केराव गुस्से में खड़ा हुआ और कायंश के पीछे भागा। विराज अग्निहोत्री बोले ये दोनों 5 महीने के लिए आए हैं क्या? धीर गुस्से में बोली आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वह दोनों हमें कुछ बताते हैं। नील गुस्से में बोला धीर ये तुम कैसे बात कर रही हो पापा से? धीर बोली जैसे आप मुझे बात कर रहे हैं। ये कहकर वह छत की तरफ चली गई। उसके आंखों में आंसू थे। आखिर वह पल पल खुद को कोसती थी कि वह क्यों पैसों की लालची थी, पहले कि आपने बच्चों को जोड़ दिया। वह आसमान की तरफ देखते हुए ये सब सोच रही थी। तभी उसके कानों में के मस्ती करने की आवाज आई। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे भी हंसी आ गई। नीचे वह दोनों बच्चों की तरह कीचड़ से खेल रहे थे और एक दूसरे के ऊपर हंस रहे थे। तभी पीछे से एक लड़की गुस्से से बोली तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? उन दोनों ने हैरान होकर उस लड़की को देखा और फिर एक दूसरे को देखकर कहा ये यहाँ। वही धीर ने उस लड़की को देखकर कहा लगता है काम खत्म हो गया है। ये कहकर नीचे की तरफ चली गई। वह दोनों सर चुकाकर उस लड़की के पीछे आ रहे थे। कीचड़ की बचाव से दोनों ने फंस गंदा कर दिया था। सभी लोग उन दोनों को घूर रहे थे, पर मजाल है कि उन दोनों को कोई फर्क पड़े। वह लड़की सोफे पर बैठकर बोली 10 मिनट में नीचे आऊं तुम दोनों। ये सुनकर वह दोनों वहां से भाग गए। उन शरारती बंदरों को किसी की बात मानते देखकर सभी हैरान रह गए। वह लड़की एक मुस्कान के साथ बोली पापा डील फाइनली हो गया है। ये सुनकर सभी खुश हो गए। तभी परी दौड़कर आकर उस लड़की के गले लगकर बोली मम्मा। तो उस लड़की ने भी कसकर उसे गले लगा लिया। कर्ण बोला अनीशा तुम इन दोनों को जानती हो? ये सुनकर आर्या बोली हाँ। वसुंधरा देवी बोली कैसे? अनीशा खुशी से बोली वह दोनों मेरे भाई हैं इसलिए। ये सुनकर सभी शौक। कुछ देर बाद दोनों पूरे परिवार के साथ सोफे पर बैठे थे। आज संडे था तो सबकी छुट्टी थी और अनीशा एक डील फाइनल कर लंदन से वापस आई थी।
केराव आंखें छोटी कर बोला तुमने कहा तुम्हारी शादी इस घर में हुई है। कायंश बोला दुनिया के सारे लड़के मर गए थे जो तुमने इस कर्ण से शादी कर लिया। ये सुनकर कर्ण का मुंह बन गया। अनीशा बोली पहले बताऊं तुम दोनों कीचड़ से क्यों खेल रहे थे? तुम दोनों को जल्दी जुकाम हो जाता है पता है ना? ये सुनकर उन दोनों ने मुंह बनाकर कहा अनीशा दी। अनीशा बोली चुप एकदम चुप। वह दोनों जिरते हुए बोले आप हमें दांत नहीं सकती। अनीशा बोली वैसे तुम दोनों यहाँ कैसे? कर्ण बोला ये हमारे भाई हैं। केराव बोला नहीं हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। कर्ण ने उसकी बात को इग्नोर कर कहा मैंने कहा था ना तुमसे कि बड़े पापा के 2 बेटे भी हैं। ये सुनकर अनीशा ने हाँ में अपना सर हिलाया और के को देखा। वसुंधरा देवी बोली वैसे ये दोनों तुम्हारे भाई कैसे हुई? ये सुनकर कायंश बोला कैसे हुई का क्या मतलब? अनीशा दी हमारी बुआ की बेटी है। ये सुनकर अनीशा ने कहा हाँ माँ ने भागकर पापा से शादी की थी इसलिए उनके परिवार के साथ उनका रिश्ता टूट गया। ये दोनों ही थे जो हमारा हालचाल लेते थे। कर्ण से प्यार होने के बाद में भी भाग आई इसलिए मेरे परिवार को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि मैं अग्निहोत्री परिवार की बहू हूँ। ये सब कुछ वह मुंह बनाकर बोल रही थी। अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड। वही उसकी शक्ल देखकर कर्ण के को हंसी आ रही थी। तभी परी भी वहां आकर आपने मम्मा से लिपट कर बोली मम्मा मेरा चॉकलेट। ये सुनकर के ने एक दूसरे को देखा फिर खुशी से बोला मतलब ये हमारी भांजी है ना? उन दोनों की खुशी को देखकर अनीशा ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। तो केराव ने परी को गोंद में उठाकर कहा बेबी से मामू। ये सुनकर परी बोली आप तो चाचू हो। कायंश उसके पास जाकर मुंह बनाकर बोला नो हम तुम्हारे मामू हैं। ये सुनकर परी खुशी से बोली मतलब परी के भी मामू हैं। ये सुनकर के ने खुशी से अपना सर हिलाया तो वह दोनों को गले लगाकर जोर से चिल्लाती है मामू। ये सब देखकर अनीशा के होंठों पर मुस्कान थी तो वही बाकी सबके को घूर रहे थे। ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल किसी फेस ओपन माउथ फेस रनिंग डैश कोई तो आया अग्निहोत्री परिवार में के को समझने वाला या फिर यह कहून के का ख्याल रखने वाला। ग्रिन 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 बाय बाय के परी के साथ गेम्स खेल रहे थे। सभी औरतें किचन में थी। जबकि आज संडे था तो सभी के पसंद के हिसाब से खाना बन रहे थे। तभी अनीशा भी वहां पहुंची। वह मुस्कान के साथ बोली लगता है सबके लिए खाना बन गया। मोहिनी बोली हाँ बहू बस केराव और कायंश के लिए बन रहे हैं। ये सुनकर अनीशा ने धीर की तरफ देखा जो हलवा बना रही थी। वह चीनी डलती उससे पहले ही अनीशा बोली मोम मोम ज़्यादा चीनी नहीं। ये सुनकर धीर ने कम चीनी डालकर अनीशा की तरफ देखा तो अनीशा बोली आप उन दोनों के लिए खाना बना रही है? धीर ने हाँ कहा तो वह बोली आप सब्जी काट ले मैं बना देती हूँ उन दोनों के खाना का पसंद बहुत अलग है। हलवा तो उन दोनों को पसंद ही नहीं है। अनजाने में ही अनीशा ने धीर का दिल दुखा दिया था जो अनीशा के अलावा किसी से नहीं छुपा था। डिनिंग टेबल पर के बड़े ही मजे से खाना खा रहे थे तभी किसी का कॉल आया तो केराव ने फ़ोन उठाकर कहा हेलो। तो दूसरी तरफ से आरव जी गुस्से में बोले हेलो के बच्चे। ये सुनकर केराव बोला हेलो के नहीं आपके बच्चे। ये सुनकर सभी ने उसकी तरफ देखा। केराव को पता था अब दांत सुनने की बारी है इसलिए फ़ोन स्पीकर पर डालकर मजे से खाने लगा। आरव जी गुस्से में बोले नालायक निकम्मा कामचोर क्या रायता फैलाकर गए हो तुम दोनों? खुद का रायता खुद आकर संभालो। तभी आरव जी के ऑफिस में कोई आकर बोला प्रेसिडेंट। ये सुनकर आरव जी गुस्से में उससे बोले तुम भी आ गए मेरा दिमाग खाने। ये कहकर फ़ोन काट दिया। अनीशा बोली आप क्या कांड किया तुम दोनों ने? कायंश खाते हुए बोला कुछ नहीं एक फैक्ट्री में आग लगा दिया। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। कायंश ने यह बात ऐसे कही थी जैसे ये कोई मामूली सी बात है। अनीशा बोली और यह सब किस खुशी में क्या तुम दोनों ने? केराव खुशी से बोला एंजॉय करने की खुशी में। ये सुनकर अनीशा ने अपना सर पीट लिया। कुछ देर बाद फिर से कायंश का फ़ोन बजा सभी उससे घूरने लगे। लेकिन कायंश ने सभी को इग्नोर कर फ़ोन उठा लिया। एक लड़की चहकते हुए बोली भाई यू आर द बेस्ट 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 सुपर बेस्ट। आपको पता है जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि ब्लूबेरी हाउस आपका घर है वह सब शौकी हो गए। एंड जब मैं उन्हें लेकर गई ओ गॉड उनका रिएक्शन। कायंश ने हम कहा और फ़ोन के वॉइस को कम कर वहां से दूसरी तरफ चला गया। आरूही बोली ब्लूबेरी हाउस। त्रिशी बोली यस मॉम ब्लूबेरी हाउस ये न्यूयॉर्क का सबसे लग्जूरियस हाउस है जहां जाने का हम सिर्फ सपना देख सकते हैं। रूहानी बोली लेकिन वह हाउस कायंश भाई का कैसे हो सकता है? केराव बोला क्यों नहीं हो सकता? नीर बोली होगा भी तो इसमें तुम क्यों उछल रहे हो? वह उसका घर है तुम्हारा नहीं। ये सुनकर केराव मुंह बनाकर कर बोला ब्लूबेरी हाउस मेरा नहीं है तो क्या हूँ? स्नोई रोज तो मेरा है ना। ये कहकर वहां से चला गया। धर्षा बोली यह स्नोई रोज क्या है? नीर बोली ऐसे से ही बोल रहा होगा। रूहानी बोली इम्पॉसिबल। सभी ने हैरान होकर उसे देखा तो उसने कहा ग्रीनलैंड का एक लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव हाउस है जिसे लोग स्नोई रोज के नाम से जानते हैं जिसके ओनर है को जो ब्लूबेरी हाउस के भी ओनर है।
धर्षा बोली क्या सच में? अनीशा बोली हाँ, ये दोनों हाउस इन दोनों का है। सभी हैरान होकर यह सब समझने की कोशिश कर रहे थे। वसुंधरा देवी बोली छुट तो नहीं बोल रहे। ये सुनकर अनीशा को गुस्सा आ गया, जब से उसे पता चला था कि यह वही घर है जिसने उसके भाइयों के साथ बुरा व्यवहार किया था। वह एक पल यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह खुद को शांत कर बोली आप लोग जानते नहीं वह कौन है? ये सुनकर नील गुस्से में बोला जो आता है वही कहकर जाता है, हमें नहीं पता वह कौन है। आखिर आज बता ही दो वह दोनों मनहूस हैं कौन? धीर को भी गुस्सा आ रहा था। अनीशा ने गुस्से में कहा मनहूस होंगे आप, वह मेरे भाई हैं। आपकी औकात नहीं है उन दोनों के सामने जलना है ना। वह कौन है? तो सुनो, वह दोनों प्रेसिडेंट के बेटे हैं, होम मिनिस्टर के पोते हैं, ठाकुरसा के ग्रैंड चिल्ड्रन होने के साथ उनकी खुद की पहचान है। इस दुनिया में को बिजनेस वर्ल्ड का किंग। ये कहकर वह वहां से गुस्से में चली गई। वसुंधरा देवी गुस्से में बोली पहले तो ये संस्कारी थी, इन दोनों के आते ही बदतमीज बन गई। धीर गुस्से में बोली इस बरी में जैसे लोग रहते हैं ना, संस्कारी को भी बदतमीज बनना पड़ता है। वह भी वहां से चली गई। कर्ण भी उठकर अपने कमरे में चला गया। वह गुस्से में बोला अनीशा ये सब क्या था? इतनी बदतमीज तो तुम नहीं थी। ये सुनकर अनीशा ने गुस्से में कहा कर्ण मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ थी। तुम्हें भी पता है मैं तुमसे भी ज़्यादा काबिल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस घर के बेफालतू नियम को मान रही हूँ ना। जब से मुझे पता चला है कि यह वही परिवार है जिसने मेरे भाइयों को दर्द दिया था, अब से खून खोल रहा है मेरा। कर्ण उसे समझते हुए बोला देखो अनीशा। उसकी बात को काटकर अनीशा बोली कर्ण आई थिंक हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर कर्ण शॉक होकर बोला व्हाट? अनीशा बोली यस। कर्ण उसे कंधे से पकड़कर बोला डिवोर्स, वह भी उन दोनों के लिए। हम 8 साल से साथ हैं अनीशा। अनीशा ने उसके हाथों को हटाकर कहा और हम बचपन से। वह दोनों मेरी जिंदगी है। पापा के जाने के बाद उन दोनों ने ही माँ और मुझे संभाला और मेरे यहाँ आते ही माँ को संभाल रहे हैं। सच कहूँ तो वह दोनों मेरे लिए तुमसे भी खास हैं। ये कहकर अनीशा के को देखने उनके रूम की तरफ चली गई। वही कर्ण हालत खराब हो गई। आखिर इतना प्यार जो करता था वह अनीशा से, आखिर कितना कुछ सहना पड़ा था उसे अनीशा को इस परिवार में लाने के लिए। उसे तो घर से भी बाहर निकल दिया था अग्निहोत्री परिवार ने। CLOSE के आपने बिस्तर पर सो रहे थे, वह भी बचपन की तरह एक दूसरे को गले लगाकर, क्योंकि उन दोनों को ठंड लग रही थी। अनीशा ने जाकर उन दोनों को कंबल उड़ा दिया और वहां से परी के पास चली गई। परी आपने बिस्तर पर सुकून से सो रही। अनीशा भी उसके पास लेट गई और परी को नहाने लगी। आखिर 14 दिन हो गए थे उसे अपनी प्यारी बेटी को देखे हुए। सुबह का वक्त। वसुंधरा देवी बोली क्या जरूरत है आपको उन दोनों को ये काम देने की? पता नहीं कुछ आता जाता है कि नहीं उन दोनों को। नील बोला हाँ पापा, आप भी ना, क्या जरूरत है उन दोनों को ये काम देने की? अनीशा को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने चाय के कप्स वहां पर रखकर गुस्से में वहां से चली गई। कर्ण को ये सब समझ आ रहा था, पर वह चाहता था कि अनीशा उससे दूर ना जाए। वह बस ये सब होते हुए देख सकता था, लेकिन वह करता भी तो क्या। अनीशा नशता लेकर वापस आई कि तभी हमारे दोनों हीरो नीचे आए। धर्षा बोली वाह भाई आप कितने हैंडसम लग रहे हो। रूहानी बोली और स्मार्ट एंड हॉट भी। अगर आप मेरे भाई नहीं होते तो मैं आप दोनों में से किसी से शादी कर लेती। ये सुनकर रोहिणी ने उसके सर पर झपटा लगाकर कहा आपने भाई के बारे में कोई ऐसे कहता है क्या? रूहानी ने आपने सर को सहलाते हुए कहा है मम्मा, दर्द होता है। ये देखकर धर्षा मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। धीर बोली बकाई तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। के ने सभी के बातों को इग्नोर कर अनीशा के पास जाकर बोले दी हम कैसे लग रहे हैं? अनीशा ने दोनों को काला टिका लगाकर मीठी सी मुस्कान के साथ कहा हमेशा की तरह स्मार्ट एंड हैंडसम। फिर बलाया लेकिन बोली किसी की नज़र ना लगे। ये सुनकर वह दोनों भी मुस्कुरा दिए। ब्लैक ओवरकोट विद ब्लैक शर्ट आउटफिट के साथ दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। उन दोनों को अलग बना रही थी उसे बाल कायंश ने आपने लंबे बालों का पॉनेटल में बांध रखा था। वही केराव के लंबे बाल खुले हुए थे और उसके कुछ बाल उसके आँख को ढक रहे थे। वह दोनों इतने हैंडसम लग रहे थे कि कोई देखे तो देखता रह जाया। हाय मैं तो इमेजिन करके ही फिदा हो गई। विंकिंग फेस दिल 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 दिल। वह दोनों अग्निहोत्री हवेली से निकलकर राठौड़ कंपनी चले गए। वह दोनों अंदर गए तो सभी की नज़र उस दोनों पर ही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की बोली गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? केराव ने फ्लटी अंदाज में उसका नाम पढ़ते हुए बोला मिस नीति यू कैन डू अ लॉट ऑफ अस। ये सुनकर नीति के गाल लाल हो गए। वह हड़बड़ाते हुए बोली सॉरी सर। नीति की ऐसी हालत देखकर केराव को हंसी आ गई। कायंश आगे आकर बोला कैन वी मीट योर CEO? वह मीठी मुस्कान के साथ बोली श्योर सर, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। कायंश बोला ओह थैंक यू। केराव जाते हुए बोला थैंक्स स्वीट हार्ट। ये सुनकर नीति के गाल फिर से लाल हो गए। कुछ देर बाद एक लड़का आकर के पास गया और बोला आप दोनों में से कोई एक ही अंदर जा सकते हैं।
ये सुनकर के ने एक दूसरे को देखा, फिर हाँ में सर हिलाकर कायंश वहां से उस लड़के के साथ चला गया। केराव वही सोफे पर बैठ गया और फ़ोन चलाने लगा। कायंश ऑफिस के अंदर गया तो वहां एक लड़की विंडो की तरफ मुंह कर फाइल्स में कुछ देख रही थी। वह बोली, वेलकम वेलकम, मिस्टर राठौड़ ने इस डील के लिए ना कर दिया था, तो यहाँ आने का क्या मतलब है तुम्हारा? कायंश तेरी मुस्कान के साथ उस लड़की के पास खड़ा होकर बोला, इस डील के ना करने पर मेरा तो नहीं आपका नुकसान होगा। ये सुनकर वह लड़की गुस्से में कायंश की तरफ देखकर बोली, और रियली फंड्स की ज़रूरत तुम्हारी कंपनी को है और अगर हम डील नहीं करते तो नुकसान हमें होगा। ये सुनकर कायंश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, शो। ये कहकर आपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाकर कहा ना हो। वह लड़की बोली, वॉट, ये तुम है, कहाँ मिला? कायंश बोला, इट्स डजंट मैटर मिस मायरा, ओ सॉरी मिसेस राठौड़। ये सुनकर उन लड़की ने मुठिया गुस्से में बंद कर ली। योजक चिन्ह। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वह बोर हो गया। हमारे माफिया को पता था कि वहाँ के सभी एम्प्लॉय उसे निहार रहे हैं। कुछ मुस्कान तो कोई जेलसी के साथ। उसे ये भी पता था नीति भी आपने कम के बीच बीच में उसे देख रही हैं। वह सोफे से खड़ा होकर नीति के पास चला गया और फ्लर्टी अंदाज में बोला, मिस नीति, हम तो आपके ही हैं, तो ऐसे छुप छुप कर क्यों देखना? हम। ये सुनकर नीति इधर उधर नजरें चुराकर बोली, सॉरी सर। केराव बोला, यू आर सो क्यूट, वुड यू लाइक टू मी? हम विंकिंग फेस। ये सुनकर नीति बोली, क्या सर? केराव बोला, वुड यू लाइक टू मी? नीति के गाल लाल हो गए। वह बोली, आप तो मुझे 5-6 साल छोटे होंगे। केराव बोला, एज डजंट मैटर मिस। नीति कुछ कहती उससे पहले ही केराव आपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाया, आउच। नीति ने हैरान होकर उस तरफ देखा। कायंश ने एक फाइल से केराव के सर पर मारा था। केराव ने पीछे मुड़कर आपने भाई को घूर फिर बोला, आई नो, काम हो गया, लेट्स गो। ये कहकर जाने लगा और जाते हुए कहा, मिस नीति, आप मुझे बहुत पसंद आई। एक एडवाइस है, 5 दिन बाद ऑफिस मत आना। ये सुनकर नीति हैरान होकर उन दोनों को जाते हुए देखने लगी। केराव का ड्राइव करते हुए बोला, तो कैसी रही मीटअप राठौड़ की मिस्ट्रेस के साथ? कायंश एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, कूल। केराव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह ऑफ बाय डॉटर ऑफ अमिश्चर 19 के सवाल का जवाब भूलिएगा मत। कमेंट में लिखे सवाल को पढ़ लीजिएगा। ग्रिन विंकिंग फेस। क्या आपने बिस्तर पर सो रहे थे, वह भी बचपन की तरह एक दूसरे को गले लगाकर, क्योंकि उन दोनों को ठंड लग रही थी। अनीशा ने जाकर उन दोनों को कंबल उड़ा दिया और वहां से परी के पास चली गई। परी आपने बिस्तर पर सुकून से सो रही। अनीशा भी उसके पास लेट गई और परी को नहाने लगी। आखिर 14 दिन हो गए थे उसे अपनी प्यारी बेटी को देखे हुए। सुबह का वक्त। वसुंधरा देवी बोली, क्या जरूरत है आपको उन दोनों को ये काम देने की? पता नहीं कुछ आता जाता है कि नहीं उन दोनों को। नील बोला, हाँ पापा, आप भी ना, क्या जरूरत है उन दोनों को ये काम देने की? अनीशा को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने चाय के कप्स वहां पर रखकर गुस्से में वहां से चली गई। कर्ण को ये सब समझ आ रहा था, पर वह चाहता था कि अनीशा उससे दूर ना जाए। वह बस ये सब होते हुए देख सकता था, लेकिन वह करता भी तो क्या? अनीशा नशता लेकर वापस आई कि तभी हमारे दोनों हीरो नीचे आए। धर्षा बोली, वाह भाई, आप कितने हैंडसम लग रहे हो। रूहानी बोली, और स्मार्ट एंड हॉट भी। अगर आप मेरे भाई नहीं होते तो मैं आप दोनों में से किसी से शादी कर लेती। क्या आपने बिस्तर पर सो रहे थे, वह भी बचपन की तरह एक दूसरे को गले लगाकर, क्योंकि उन दोनों को ठंड लग रही थी। अनीशा ने जाकर उन दोनों को कंबल उड़ा दिया और वहां से परी के पास चली गई। परी आपने बिस्तर पर सुकून से सो रही। अनीशा भी उसके पास लेट गई और परी को नहाने लगी। आखिर 14 दिन हो गए थे उसे अपनी प्यारी बेटी को देखे हुए। सुबह का वक्त। वसुंधरा देवी बोली, क्या जरूरत है आपको उन दोनों को ये काम देने की? पता नहीं कुछ आता जाता है कि नहीं उन दोनों को। नील बोला, हाँ पापा, आप भी ना, क्या जरूरत है उन दोनों को ये काम देने की? अनीशा को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने चाय के कप्स वहां पर रखकर गुस्से में वहां से चली गई। कर्ण को ये सब समझ आ रहा था, पर वह चाहता था कि अनीशा उससे दूर ना जाए। वह बस ये सब होते हुए देख सकता था, लेकिन वह करता भी तो क्या? अनीशा नशता लेकर वापस आई कि तभी हमारे दोनों हीरो नीचे आए। धर्षा बोली, वाह भाई, आप कितने हैंडसम लग रहे हो। रूहानी बोली, और स्मार्ट एंड हॉट भी। अगर आप मेरे भाई नहीं होते तो मैं आप दोनों में से किसी से शादी कर लेती। ये सुनकर रोहिणी ने उसके सर पर झपटा लगाकर कहा, आपने भाई के बारे में कोई ऐसे कहता है क्या? रूहानी ने आपने सर को सहलाते हुए कहा, है मम्मा, दर्द होता है। ये देखकर धर्षा मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। धीर बोली, बकाई तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। के ने सभी के बातों को इग्नोर कर अनीशा के पास जाकर बोले, दी हम कैसे लग रहे हैं? अनीशा ने दोनों को काला टिका लगाकर मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, हमेशा की तरह स्मार्ट एंड हैंडसम। फिर बलाया, लेकिन बोली किसी की नज़र ना लगे। ये सुनकर वह दोनों भी मुस्कुरा दिए। ब्लैक ओवरकोट विद ब्लैक शर्ट आउटफिट के साथ दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे।
उन दोनों को अलग बना रही थी उसे बाल। कायंश ने अपने लंबे बालों का पोनीटेल में बांध रखा था। वही केराव के लंबे बाल खुले हुए थे और उसके कुछ बाल उसके आँख को ढक रहे थे। वह दोनों इतने हैंडसम लग रहे थे कि कोई देखे तो देखता रह जाया। हाय मैं तो इमेजिन करके ही फिदा हो गई। विंकिंग फेस दिल 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 दिल। वह दोनों अग्निहोत्री हवेली से निकलकर राठौड़ कंपनी चले गए। वह दोनों अंदर गए तो सभी की नज़र उस दोनों पर ही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की बोली, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। केराव ने फ्लर्टी अंदाज में उसका नाम पढ़ते हुए बोला, मिस नीति, यू कैन डू अ लॉट ऑफ अस। ये सुनकर नीति के गाल लाल हो गए। वह हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी सर। नीति की ऐसी हालत देखकर केराव को हंसी आ गई। कायंश आगे आकर बोला, कैन वी मीट योर CEO। वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, श्योर सर, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। कायंश बोला, ओह थैंक यू। केराव जाते हुए बोला, थैंक्स स्वीट हार्ट। ये सुनकर नीति के गाल फिर से लाल हो गए। कुछ देर बाद एक लड़का आकर के पास गया और बोला, आप दोनों में से कोई एक ही अंदर जा सकते हैं। ये सुनकर के ने एक दूसरे को देखा, फिर हाँ में सर हिलाकर कायंश वहां से उस लड़के के साथ चला गया। केराव वही सोफे पर बैठ गया और फ़ोन चलाने लगा। कायंश ऑफिस के अंदर गया तो वहां एक लड़की विंडो की तरफ मुंह कर फाइल्स में कुछ देख रही थी। वह बोली, वेलकम वेलकम, मिस्टर राठौड़ ने इस डील के लिए ना कर दिया था, तो यहाँ आने का क्या मतलब है तुम्हारा। कायंश तेरी मुस्कान के साथ उस लड़की के पास खड़ा होकर बोला, इस डील के ना करने पर मेरा तो नहीं आपका नुकसान होगा। ये सुनकर वह लड़की गुस्से में कायंश की तरफ देखकर बोली, और रियली फंड्स की ज़रूरत तुम्हारी कंपनी को है और अगर हम डील नहीं करते तो नुकसान हमें होगा। ये सुनकर कायंश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, शो। ये कहकर आपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाकर कहा ना हो। वह लड़की बोली, वॉट, ये तुम है, कहाँ मिला। कायंश बोला, इट्स डजंट मैटर मिस मायरा, ओ सॉरी मिसेस राठौड़। ये सुनकर उन लड़की ने मुठिया गुस्से में बंद कर ली। योजक चिन्ह। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वह बोर हो गया। हमारे माफिया को पता था कि वहाँ के सभी एम्प्लॉय उसे निहार रहे हैं। कुछ मुस्कान तो कोई जेलसी के साथ। उसे ये भी पता था नीति भी आपने कम के बीच बीच में उसे देख रही हैं। वह सोफे से खड़ा होकर नीति के पास चला गया और फ्लर्टी अंदाज में बोला, मिस नीति, हम तो आपके ही हैं, तो ऐसे छुप छुप कर क्यों देखना। हम। ये सुनकर नीति इधर उधर नजरें चुराकर बोली, सॉरी सर। केराव बोला, यू आर सो क्यूट, वुड यू लाइक टू मी। हम विंकिंग फेस। ये सुनकर नीति बोली, किया क्या सर। केराव बोला, वुड यू लाइक टू मी। नीति के गाल लाल हो गए। वह बोली, आप तो मुझे 5-6 साल छोटे होंगे। केराव बोला, एज डजंट मैटर मिस। नीति कुछ कहती उससे पहले ही केराव आपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाया, आउच। नीति ने हैरान होकर उस तरफ देखा। कायंश ने एक फाइल से केराव के सर पर मारा था। केराव ने पीछे मुड़कर आपने भाई को घूर फिर बोला, आई नो, काम हो गया, लेट्स गो। ये कहकर जाने लगा और जाते हुए कहा, मिस नीति, आप मुझे बहुत पसंद आई। एक एडवाइस है, 5 दिन बाद ऑफिस मत आना। ये सुनकर नीति हैरान होकर उन दोनों को जाते हुए देखने लगी। केराव का ड्राइव करते हुए बोला, तो कैसी रही मीटअप राठौड़ की मिस्ट्रेस के साथ। कायंश एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, कूल। केराव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह ऑफ बाय डॉटर ऑफ अमिश्चर 19 के सवाल का जवाब भूलिएगा मत। कमेंट में लिखे सवाल को पढ़ लीजिएगा। ग्रिन विंकिंग फेस। अनीशा नशता लेकर वापस आई कि तभी हमारे दोनों हीरो नीचे आए। ये सुनकर रोहिणी ने उसके सर पर झपटा लगाकर कहा, आपने भाई के बारे में कोई ऐसे कहता है क्या। रूहानी ने आपने सर को सहलाते हुए कहा, है मम्मा, दर्द होता है। ये देखकर धर्षा मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। धीर बोली, बकाई तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। के ने सभी के बातों को इग्नोर कर अनीशा के पास जाकर बोले, दी हम कैसे लग रहे हैं। अनीशा ने दोनों को काला टिका लगाकर मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, हमेशा की तरह स्मार्ट एंड हैंडसम। फिर बलाया लेकिन बोली, किसी की नज़र ना लगे। ये सुनकर वह दोनों भी मुस्कुरा दिए। ब्लैक ओवरकोट विद ब्लैक शर्ट आउटफिट के साथ दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। उन दोनों को अलग बना रही थी उसे बाल। कायंश ने अपने लंबे बालों का पोनीटेल में बांध रखा था। वही केराव के लंबे बाल खुले हुए थे और उसके कुछ बाल उसके आँख को ढक रहे थे। वह दोनों इतने हैंडसम लग रहे थे कि कोई देखे तो देखता रह जाया। हाय मैं तो इमेजिन करके ही फिदा हो गई। विंकिंग फेस दिल 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 दिल। वह दोनों अग्निहोत्री हवेली से निकलकर राठौड़ कंपनी चले गए। वह दोनों अंदर गए तो सभी की नज़र उस दोनों पर ही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की बोली, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। केराव ने फ्लर्टी अंदाज में उसका नाम पढ़ते हुए बोला, मिस नीति, यू कैन डू अ लॉट ऑफ अस। ये सुनकर नीति के गाल लाल हो गए। वह हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी सर। नीति की ऐसी हालत देखकर केराव को हंसी आ गई। कायंश आगे आकर बोला, कैन वी मीट योर CEO। वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, श्योर सर, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। कायंश बोला, ओह थैंक यू। केराव जाते हुए बोला, थैंक्स स्वीट हार्ट। ये सुनकर नीति के गाल फिर से लाल हो गए।
कुछ देर बाद एक लड़का आकर के पास गया और बोला आप दोनों में से कोई एक ही अंदर जा सकते हैं। ये सुनकर के ने एक दूसरे को देखा, फिर हाँ में सर हिलाकर कायंश वहां से उस लड़के के साथ चला गया। केराव वही सोफे पर बैठ गया और फोन चलाने लगा। क्वार्टरली ऑप्शंस ऑन ByteC, privacy _ small, close _ button, क्वार्टरली ऑप्शंस ऑन ByteC। कायंश ऑफिस के अंदर गया तो वहां एक लड़की विंडो की तरफ मुंह कर फाइल्स में कुछ देख रही थी। वह बोली वेलकम वेलकम, मिस्टर राठौड़ ने इस डील के लिए ना कर दिया था, तो यहाँ आने का क्या मतलब है तुम्हारा? कायंश तेरी मुस्कान के साथ उस लड़की के पास खड़ा होकर बोला इस डील के ना करने पर मेरा तो नहीं आपका नुकसान होगा। ये सुनकर वह लड़की गुस्से में कायंश की तरफ देखकर बोली और रियली फंड्स की ज़रूरत तुम्हारी कंपनी को है और अगर हम डील नहीं करते तो नुकसान हमें होगा। ये सुनकर कायंश तिरछी मुस्कान के साथ बोला शो, ये कहकर आपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाकर कहा ना हो। वह लड़की बोली वॉट, ये तुम है कहाँ मिला? कायंश बोला इट्स डजंट मैटर मिस मायरा, ओ सॉरी मिसेस राठौड़। ये सुनकर उन लड़की ने मुठिया गुस्से में बंद कर ली। योजक चिन्ह। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वह बोर हो गया। हमारे माफिया को पता था कि वहाँ के सभी एम्प्लॉय उसे निहार रहे हैं। कुछ मुस्कान तो कोई जेलसी के साथ। उसे ये भी पता था नीति भी आपने कम के बीच बीच में उसे देख रही हैं। वह सोफे से खड़ा होकर नीति के पास चला गया और फ्लर्टी अंदाज में बोला मिस नीति हम तो आपके ही हैं, तो ऐसे छुप छुप कर क्यों देखना? हम। ये सुनकर नीति इधर उधर नजरें चुराकर बोली सॉरी सर। केराव बोला यू आर सो क्यूट, वुड यू लाइक टू मी? हम विंकिंग फेस। ये सुनकर नीति बोली किया क्या सर? केराव बोला वुड यू लाइक टू मी? नीति के गाल लाल हो गए। वह बोली आप तो मुझे 5-6 साल छोटे होंगे। केराव बोला एज डजंट मैटर मिस। नीति कुछ कहती उससे पहले ही केराव आपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाया आउच। नीति ने हैरान होकर उस तरफ देखा। कायंश ने एक फाइल से केराव के सर पर मारा था। केराव ने पीछे मुड़कर आपने भाई को घूर फिर बोला आई नो काम हो गया लेट्स गो। ये कहकर जाने लगा और जाते हुए कहा मिस नीति आप मुझे बहुत पसंद आई। एक एडवाइस है 5 दिन बाद ऑफिस मत आना। 10% कमीशन ऑन फ्रेंड। 10% कमीशन ऑन फ्रेंड। ये सुनकर नीति हैरान होकर उन दोनों को जाते हुए देखने लगी। केराव का ड्राइव करते हुए बोला तो कैसी रही मीटअप राठौड़ की मिस्ट्रेस के साथ? कायंश एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला कूल। केराव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह और बाय डॉटर ऑफ अमिश्चर 19 के सवाल का जवाब भूलिएगा मत। कमेंट में लिखे सवाल को पढ़ लीजिएगा। ग्रिन विंकिंग फेस क्लोज। ब्रो लॉन्ग ड्राइव पे चले। केराव एक्साइटेड होकर बोला। कायंश ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा लगता है अग्निहोत्री परिवार को हार्ट अटैक देने का इरादा है तेरा। ये सुनकर केराव चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अग्निहोत्री हवेली। सभी परेशान थे। वसुंधरा देवी सोफे पर बैठकर भगवान को याद कर रही थी। विराज अग्निहोत्री बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। धीर बोली अनीशा तुम उन दोनों को फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर अनीशा ने हाँ में अपना सर हिलाया और फ़ोन लगाया पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो अग्निहोत्री परिवार में सभी परेशान हो गए कि राठौड़ कंपनी के साथ डील फाइनल हुआ कि नहीं। वसुंधरा देवी गुस्से में बोली पता नहीं क्या कर रहे होंगे वह दोनों मन। वसुंधरा देवी की बातें पूरी हो उससे पहले ही कर्ण ने उनके हाथ को पकड़ लिया तो वह चुप हो गई। नील बोला पापा उन दोनों के साथ कर्ण या देव को भी तो भेज सकते थे ना। धीर गुस्से में बोली आपको क्या आपने बेटों पर विश्वास नहीं है? नील बोला वह दोनों मेरे बेटे हैं भी नहीं समझी। अनीशा आपने गुस्से को कंट्रोल कर बोली इसीलिए तो वह दोनों वह दोनों मामी जी के बेटे हैं, अब तक काम हो गया होगा। नील गुस्से में बोला तुम्हारा मतलब क्या है? अनीशा बोली जो आपने समझा। वह गुस्से में वहां से चली गई। वसुंधरा देवी बोली दिन व दिन बदतमीज होती जा रही हैं। कर्ण अपनी बीबी को समझा। कर्ण खड़ा होकर बोला उन दोनों के साथ आप सबने जो किया था उसके लिए मैं भी आप सबसे नजर हूं। वह तो बहन है उनकी, उसे तकलीफ क्यों नहीं होगी? विराज अग्निहोत्री गुस्से में बोले कर्ण वह दोनों तुम्हारे भाई हैं। कर्ण गुस्से में बोला आपको लगता है वह हमें अपना परिवार मानता है? भाई हूं ना मैं, परिवार है ना उन दोनों के। आप सब तो बाहर की लड़की से उन दोनों को फ़ोन क्यों करवाया? फ़ोन नंबर है आप सबके पास उन दोनों का। फ़ोन नंबर जान पहचान वालों को दिया जाता है, किसी अरे गहरे को नहीं। लेकिन हम सब हैं उन दोनों के लिए अरे गहरे। ये कहकर वह भी वहां से चला गया। वसुंधरा देवी बोली उन दोनों के आते ही सभी का दिमाग खराब हो गया है। धीर बोली क्यों सभी को निकाल देंगे घर से? नील गुस्से में चिल्लाता है धीर बोली क्यों कुछ गलत कहा? तभी परी अपना टॉय गन लेकर आई तो सभी शांत हो गए। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ ये दोनों मजे कर रहे थे। वह दोनों बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। दूर खड़े होकर लव कुश अपना सर पीट रहे थे। वह दोनों आज ही कोलकाता से वापस आए थे। लव बोला पता नहीं आज क्या कांड होने वाला है। कुश बोला हाँ वही तो। रात का वक्त
के नशे में थे। केराव कुछ भी बरबरा रहा था। भाई आज अग्निहोत्री परिवार को उड़ा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। कायंश आपने सर को दबा रहा था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऊपर से आपने भाई की बातें। काके ड्राइवर सीट पर बैठा लव और उसके पास बैठा कुश उन दोनों देखकर सर हिला रहा था। वह सब अग्निहोत्री परिवार पहुंच गए थे। सभी गाड़ी की आवाज सुनकर हॉल में आ गए तो देखा लव और कुश केराव को पकड़कर ला रहे थे। कायंश सर दबाते हुए अंदर आ रहा था। उसके हाथ में फाइल था। उसने उस फाइल को टेबल पर रख दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लव कुश ने केराव को सोफे पर रखा फिर वहां से चले गए। अनीशा उन दोनों को घूर रही थी। वसुंधरा देवी बोली क्या संस्कार है, शराब पीकर घर आया है। नील बोला कुछ काम हुआ या नहीं। केराव सोफे पर लेट चुका था और कायंश सर दबा रहा था। आदित्य ने फाइल को उठा लिया और खुशी से बोला इम्पॉसिबल। हमारे कंपनी का हर कोई इस डील को फाइनल करने गया था, लेकिन इन दोनों के जाते ही यह डील फाइनल हो गया। ये सुनकर सभी हैरान होने के साथ खुश भी हो गए। अनीशा बोली आज कोई कांड क्या तुमने? शराब पीने से मना क्या था ना तुमको हम? कायंश बोला दी सर दर्द कर रहा है, सर दबा दो प्लीज। उसके ऐसे मुंह बनाते देखकर अनीशा को हंसी आ गई और वह कायंश के सर को अपने गोंद में रखकर दबाने लगी। परी भी उठ चुकी थी। अपनी मम्मा को ये सब करता देखकर वह भी केराव के पास जाकर उसके सर के बालों को खींचने लगी, जिसे केराव चीख रहा था। सभी वहां से चले गए पर कर्ण वही बैठ गया। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी तो वह सोफे पर ही लेट गया। ये देखकर परी उसके पास गई और उसके ऊपर उठकर सो गई। ये सब देखकर अनीशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सुबह का वक्त। कर्ण उठकर परी को रूम में लेकर चला गया। के अभी भी सो रहे थे। अनीशा की भी आंख खुल गई थी। वह कायंश के सर को अपनी गोंद से उतारकर वहां से चली गई। सभी टीवी देखते हुए चाय पी रहे थे। आंखें मलते हुए के भी उठ गए। उनकी नज़र भी टीवी पर चली गई जहां दिखाया जा रहा था कल गोल्डन बा में आग लग गई। आग बहुत ही खतरनाक थी। करीब 53 लोगों की जान जाते जाते बची है। ये सुनकर केराव ने अपने सर पर हाथ रख लिया। अनीशा कायंश को घूर रही थी और कायंश टीवी को। ऐसा कभी हो सकता है कायंश शराब पिए और कोई कांध ना करे? अनीशा बोली यह किस लिए था? किसी को उसकी बात समझ नहीं आती के अलावा। कायंश बोला चाले ने बा खोलकर रखी है, पिनोनुआ तक नहीं है उसके पार, ऊपर से रेड वाइन भी नहीं था चाले के पास। मैंने कहा चाले ताला लगा ले अपनी बा में। उद्धरण चिन्ह। सभी आंखें मुंह फाड़े उसे ही देख रहे थे। अनीशा उसे घूर रही थी। केराव मुंह पर हाथ रखकर हंस रहा था। व्हाट्सएप शेयरेबल P&L कार्ड। प्रिवेसी अंडरस्कोर स्मॉल क्लोज अंडरस्कोर बटन। व्हाट्सएप शेयरेबल P&L कार्ड। अनीशा ने दोनों को घूर कर देखा तो दोनों सर को पकड़कर एक साथ बोले है मेरा सर। ये कहकर वहां से भाग गया। आज किसी को उन दोनों की हरकतें बुरी नहीं लग रही थी। उन दोनों की बचा से डील जो मिल गया था उन दोनों को। विराज अग्निहोत्री और उनके बेटे स्टडी रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। विराज अग्निहोत्री बोले मैंने सोचा था प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने के बाद उन दोनों को यहाँ से बाहर निकल देंगे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि उन दोनों को यही रहने के लिए मना लूंगा। नील बोला लेकिन क्यों पापा? आदित्य बोला तूने देखा नहीं बिजनेस वर्ल्ड के बच्चा है दोनों। वीर बोला भाई आप अनीशा की बात पर बिलीव कर रहे हैं? आदित्य बोला नहीं, उनकी काबिलियत पर यकीन है मुझे। विराज अग्निहोत्री बोले हाँ, तुम सब ने देखा नहीं जो काम हम नहीं कर सके वह उन दोनों ने आसानी से कर दिया। नील तुम है तो गर्व होना चाहिए। नील बोला किस बात का गर्व? वह दोनों मनहूस हैं मनहूस। मेरी सिर्फ एक बेटी है, वह दोनों कुछ नहीं लगते मेरे। मुझे समझ नहीं आता कि इस नील की प्रॉब्लम क्या है। पाउटिंग पाउटिंग। विराज अग्निहोत्री बोले मैं सोच रहा था कि उन दोनों को ऑफिस भेजा जाए। वीर बोला पर क्यों? आदित्य बोला क्या क्यों वीर? वह दोनों बच्चे हैं इस घर के। नील बोला मुझे समझ नहीं आता आप सब ये सब क्यों करना चाहते हैं? क्या जरूरत है उन दोनों को यहाँ रहने देने की? योजक चिन्ह। यहाँ के बारे में बातें शुरू हो चुकी थी तो वहाँ के की मस्ती। कायंश ने मुंह पर फेस वॉच लगा रखा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने शावर ऑन किया तो पानी नहीं आ रहा था। वह चिल्लाते हुए बोला राव यहाँ पानी नहीं आ रहा। केराव अपने कपड़े निकालकर बिस्तर पर रख रहा था। वह शरारती मुस्कान के साथ बोली तो मैं प्लम्बर थोड़ी हूँ। ये सुनकर कायंश गुस्से में बोला केराव के बच्चे। केराव बोला केराव के बच्चे नहीं भाई सिर्फ केराव। अभी तो केराव के बच्चे आने में बहुत टाइम है। कायंश बोला तुझे तो मैं रुक अभी। ये कहकर टॉवल से अपना मुंह पोंछ लिया और बाहर आ गया। फिर केराव को पकड़ने भागा तो केराव भागते हुए वॉशरूम में चला गया। कायंश उसे पकड़ नहीं पाया तो वह गुस्से में बोला तुझे तो। फिर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। फिर एक पाउडर अपने बैग से निकालकर बिस्तर पर रखे केराव के वाइट टी शर्ट पर डाल दिया। फिर बोला बाद में देख लूंगा तुमको। ये कहकर शैतानी मुस्कान के साथ वहां से चला गया।
कुछ देर बाद केराव बाहर निकला। कायंश को वहां ना देखकर उसने बिस्तर पर रखे कपड़े पहन लिया और नीचे आ गया। कायंश कॉफी पीते हुए केराव को आंखों के कोनों से देख रहा था। अनीशा बोली, केराव तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊं? केराव बोला, औग। फिर उसे खुजली होने लगी और वह अपने पूरे शरीर को खुजाने लगा। कायंश मुंह पर हाथ रखकर हंस रहा था। अनीशा वहां आकर बोली, क्या हुआ राव? केराव बोला, पता नहीं, खुजली हो रही हैं। सभी उसे देखने लगे। कायंश बोला, बिल्कुल बंदर लग रहा है खुजलाते हुए। ये सुनकर कहकर मुंह दबाकर हंसने लगा। ये देखकर केराव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फ्लश्ट फ्लश्ट फ्लश्ट। वह चिल्लाते हुए बोला, कायंश के बच्चे। ये सुनकर कायंश बोला, कायंश के बच्चे नहीं भाई, सिर्फ कायंश। अभी तो कायंश के बच्चे आने में बहुत टाइम है। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। केराव ने कुशन उठाकर उसे मार कर कहा, चोर कही के मेरा डायलॉग चोरी कर लिया। कायंश पेट पकड़कर हंसने लगा। फिर क्या शुरू हो गया कुत्ते बिल्ली का खेल। विराज अग्निहोत्री अपने बेटों के साथ वहां आ गए और यह सब देखकर नील की आंखें लाल हो गई। वह गुस्से में बोला, तुम दोनों लड़के क्या कर रहे हो? केराव बोला, भाई कोई कुत्ता भौंक रहा है। ये सुनकर सभी शौक हो गए। वही नील का गुस्सा सर पर चढ़ गया। वह कुछ बोलते उससे पहले ही कोई अंदर आकर बोला, तो शुरू हो गया कुत्ते बिल्ली का खेल। ये सुनकर केराव बोला, तूने कुत्ता किसे कहा? ये सुनकर अनीशा और उन लड़के ने सर पीट लिया। कायंश बोला, कार्तिक तू यहाँ? कार्तिक अंदर आते हुए बोला, हाँ, तुम दोनों का हाल साल लेने आया था। केराव बोला, इट्स ग्रेट, बट धनुषा को लेकर क्यों नहीं आया? तभी दरवाजे की तरफ से एक प्यारी सी आवाज आई, ऐसा कभी हो सकता है कि धनुषा अपने भाई से ना मिलने आए? ये सुनकर के साथ साथ अनीशा के होठों पर भी मुस्कान आ गई। आखिर कितने साल बाद वह अपने अपनों को देख रही थी। धनुषा आकर के गले लग गई और ये देखकर त्रिशी और रूहानी जेलस हो रही थी। कार्तिक ने सभी की तरफ देखा, फिर अनीशा को देखकर शौक होकर बोला, अनीशा तुम यहाँ? धनुषा ने ये नाम सुनकर कार्तिक की तरफ देखा, फिर अनीशा की तरफ। वह खुशी से बोली दी और जाकर अनीशा से लिपट गई और बोली, आई मिस यू सो मच। अनीशा ने भी उसे गले लगाकर कहा, मैंने भी। कार्तिक बोला, तुम यहाँ? अनीशा बोली, वह मैंने। वाह। केराव बोला, भाई दी ने अग्निहोत्री परिवार के बेटे से शादी कर लिया है। कार्तिक बोला, क्या? अनीशा ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। कार्तिक बोला, क्या किससे? केराव बोला, उस कर्ण से। ये कहकर केराव ने कर्ण की तरफ उंगली पॉइंट किया तो कार्तिक ने उस तरफ देखा और हैरान होकर बोला, तुम इस परिवार के बेटे हो? कायंश बोला, आप इसे जानते हैं? कार्तिक बोला, हम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। होप यू एंजॉय इट। बाय बाय। क्लोसे कायंश एंड केराव के जन्म की कहानी जान लेते हैं आज। फ्लैशबैक। अग्निहोत्री हवेली खुशियां का माहौल था। आखिर आज अग्निहोत्री परिवार की बड़ी बहू की गोंद भराई थी। चारों तरफ चहल पहल थी। सभी के चेहरे पर खुशी थी। अभियान अग्निहोत्री, विराज अग्निहोत्री के पिता आज बहुत खुश थे। वह बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ, जल्दी मेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। 7 पुश्तों में पहली बार हमारे घर लक्ष्मी आएंगी। एक औरत बोली, पर दादा अगर बेटा हुआ तो? अभियान अग्निहोत्री बोले, नहीं, हमें विश्वास है और आज हम ये भी ऐलान करते हैं कि हमारे बड़े पोते को तभी प्रॉपर्टी मिलेगी जब वह एक बेटी का बाप हो गया, वह भी 3 महीने में। ये सुनकर सभी शौक हो गए। तभी नील के कानों में एक आदमी ने आकर कुछ कहा तो वह वहां से चला गया। वही धीर की माँ धीर को उसके कमरे में लेकर गई। धीर बोली, माँ मैं बहुत खुश हूँ। ये परिवार, यह शाही लाइफ मुझे सिर्फ आपकी चालाकी के वजह से मिला है। धीर माँ बोली, हाँ तो आप बस तुझे एक बेटी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। धीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह। नील के सामने एक प्रियजंत औरत गिड़गिड़ा रही थी। नील बोला, तुम फिर आ गई? कितनी बार कहा मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम है और इस बच्चे को नहीं अपना सकता। वह औरत बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत जोड़ो, मैं कहाँ जाऊंगी। इस बच्चे के साथ मुझे कोई काम भी नहीं देता। नीला अपने पॉकेट से पैसे उस औरत के ऊपर फेंक कर बोला, दोबारा यहाँ मत दिखना। ये कहकर वहां से चला गया। योजक चिन्ह। वसुंधरा देवी पूजा करवा रही थी। आखिर आज उसके बड़े बेटे की जिंदगी में एक नन्ही जान आने वाली थी। ओटी के बाहर सभी खुशी के साथ खड़े थे। तभी बच्चों के रोने की आवाज आई और सभी के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। नज हाथों में बच्चा लेकर बाहर आई तो नील बोला, बेटी है। ये सुनकर नज बोली, नहीं, लड़का हुआ है। ये सुनकर नील बोला, क्या? नज ने उस बच्चे को आगे कर कहा, लीजिए। तभी पीछे से और एक नज अपने हाथों में एक बच्चे को लेकर आई तो नील पहले बच्चे को जोड़ उस नज के पास जाकर बोली, बेटी है। ये सुनकर वह नज बोली, नहीं, बेबी बॉय हैं। ये सुनकर नील 2 कदम पीछे चला गया। दोनों नज एक दूसरे को देखकर वही खड़े रह गए, क्यों कोई उन दोनों बच्चों को गोंद में लेना नहीं चाहता था। वह दोनों अंदर चले गए तो धीर को होश आ गया था। धीर बोली, लड़की है। ये सुनकर वह दोनों बोले, नहीं। ये सुनकर धीर बोली, क्या? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर यहाँ इन बच्चों से नफरत क्यों किया जा रहा है।
धीर का माँ धीर के पास बैठी हुई बोली, अभी तुझे ये लोग घर से बाहर ना निकाल दे। धीर बोली, नहीं 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 माँ, वह सब ऐसा नहीं कर सकते, आखिर कितनी मेहनत के बाद अग्निहोत्री परिवार की बहू बनी थी मैं। योजक चिन्ह। डॉक्टर बोले, मिस्टर नील आप अपने बच्चे और वाइफ को घर ले जा सकते हैं। नील बोला, उन बच्चों को किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए वह दोनों। डॉक्टर हैरान होकर बोला, व्हाट सर, हम ये सब नहीं करते हमारे हॉस्पिटल में। वीर बोला, तो मर दो उन दोनों को, ये तो कर सकती हो ना। डॉक्टर हैरान होकर उन दोनों को देखने लगे। एक नर्स उन दोनों बच्चों को लेकर आई तो नील ने मुंह फेर लिया। नर्स बोली, डॉक्टर ये दोनों बच्चे। डॉक्टर गुस्से में बोली, किसी को इनकी कदर नहीं तो हम क्यों करें, फेंक दो कहीं पर इन दोनों को, बड़े घर में पैदा होना भी पाप है, आज पता चला। ये कहकर वहां से चली गई। वह नर्स कुछ समझ नहीं पाती और वही खड़े रहने के बाद डॉक्टर की बात को मानने का सोचकर जाने लगी। तभी एक आवाज ने उसके कदम रोक दिए। रुको। विराज अग्निहोत्री बोले, कहाँ ले जा रहे थे। नर्स बोली, ऑफन। विराज अग्निहोत्री ने उन दोनों बच्चों की तरफ देखा जो बहुत प्यार थे। नर्स से उन दोनों को अपने हाथों में लेकर वह बोले, तुम जाओ। उसके गोंद में आते ही उन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये देखकर विराज अग्निहोत्री ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, आज मैंने तुम दोनों को जीवन दान दिया है, एक दिन ये कर्ज उतारना पड़ेगा तुम दोनों को। योजक चिन्ह। वसुंधरा देवी आरती की थाल लेकर दरवाजे के पास खड़ी थी। अभियान जी उनके पीछे व्हीलचेयर पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। तभी का रुकने की आवाज आई और विराज अग्निहोत्री अपने गोंद में दोनों बच्चों को लेकर आए। वसुंधरा देवी खुश होकर बोली, दो लक्ष्मी घर आए हैं। ये सुनकर विराज अग्निहोत्री बोले, लक्ष्मी नहीं कृष्ण जी आए हैं। ये सुनकर वसुंधरा देवी बोली, क्या ये दोनों लड़के हैं। विराज अग्निहोत्री बोले, हाँ। ये सुनकर वसुंधरा देवी गुस्से में बोली, कृष्ण नहीं मनहूस हैं ये दोनों। ये कहकर वहां से चली गई। ये देखकर अभियान अग्निहोत्री के आंखें फैल गई। उन्हें नहीं सोचा था कि उनके ऐसे प्रॉपर्टी की को सिर्फ लड़की के नाम करने से यह पैदा हुए बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। नील बहुत परेशान हो रहा था। तभी उसे एक कॉल आया तो वह जल्दबाजी में वहां पर चला गया। कुछ देर बाद वह उसी प्रियजंट औरत को लेकर घर आया, उसके कपड़े फटे पुराने थे। वसुंधरा देवी बोली, यह कौन है। नील। नील बोला, माँ ये तारा है और यह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर सभी शौक हो गए। अभियान अग्निहोत्री को तो हार्ट अटैक ही आ गया। अभी तक उनके परिवार में ऐसी बदनामी भरी काम नहीं की गई थी। इस हार्ट अटैक के बाद उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। योजक चिन्ह। धीर अपने माँ के घर मर थी। वह परेशान होकर इधर उधर घूमते हुए बोली, माँ नील कोई तारा नाम की औरत को लेकर आया है, अगर वह अग्निहोत्री परिवार में रह गई तो मेरा क्या होगा। उसकी माँ बोली, परेशान मत हो, जाए उसकी बेटी ही क्यों ना हो, कहलाएगी तो नाजायज ही। वैसे उन दोनों मनहूस का क्या हुआ। धीर बिस्तर पर बैठकर बोली, मत पूछो माँ, जब से वह दोनों मेरी लाइफ में आए हैं मेरी शाही जिंदगी में ग्रहण लग चुका है। ताने के अलावा कुछ नहीं मिलता वहाँ। दादा ससुर ने उन दोनों के लिए एक नौकरी रखी है, वही देख रही हैं दोनों को। धीर की माँ बोली, अच्छा तू आप घर जा। धीर मुंह बनाकर बोली, माँ मुझे भगा रही हो। धीर की माँ बोली, नहीं बेवकूफ़, अगर यहाँ रहते रहते तुझे घर से बाहर निकाल दिया तो। ये सुनकर धीर जल्दी से वहां से चली गई। योजक चिन्ह। अग्निहोत्री हवेली में कदम रखते ही उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दिया तो वह उस तरफ चली गई। वहां सभी बहुत खुश थे। धीर के आते ही वसुंधरा देवी बोली, बेटी हुई हैं। ये सुनकर धीर का चेहरा कला पर गया। वसुंधरा देवी ने धीर के हाथों में बच्ची को देखकर बोली, अपनी बेटी को गोंद में नहीं लोगे क्या। बच्ची को अपनी गोंद में लेकर धीर वसुंधरा देवी को सवालिया नजरों से देखने लगी। वसुंधरा देवी बोली, हम किसी को पता नहीं लगने दे सकते थे कि वह बागर्ल तारा अग्निहोत्री परिवार के अंश की माँ हैं, इसलिए हॉस्पिटल नहीं ले गए। सोचा था पैसे देकर बच्ची को अपने पास रख लगें, लेकिन वह तो खुद इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब तुम ही हो इस बच्ची की माँ। ये सुनकर धीर के आंखों में शाही जिंदगी के सपने उभर आए और उसने उस बच्ची को प्यार से किस किया। ये सब कुछ दूर से खुद को कुछ भी करके संभाल कर खड़े रखे अभियान अग्निहोत्री आंखों में उदासी लिए देख और सुन रहे थे। तभी उन्हें चक्कर आने लगा और वह सीढ़ी से सीधा नीचे आ गिर गए। सभी उनके पास दौड़कर आए, लेकिन तब तक वह इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। योजक चिन्ह। फ्लैशबैक एंड। तो कैसी लगी कहानी। ये वह ट्रेलर है जस्ट बिकॉज के का ओबरॉय फैमिली से मिलना, ठाकुर सा से मिलना, खुद को बचपन में ही बिजनेस किंग एंड माफिया बनाना। ये सभी की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। ऑफ बाय गुड डे। CLOSE। कार्तिक और धनुषा बैठकर कैसे बातें कर रहे थे। वहां सोफे पर त्रिशी और रूहानी भी बैठी हुई थी। त्रिशी को कार्तिक कुछ ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वह कार्तिक को निहार रही थी, और यह सजी के साथ साथ कार्तिक भी जान चुका था। के ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक कोने में लेकर चला गया। केराव बोला, चाले अगर तूने इस घर की किसी भी चुड़ैल से शादी की ना तो देख लेना। कार्तिक बोला, पागल हैं क्या,
मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड हैं। कायंश बोला हाँ, मैं ये पूछना चाहता था भाभी को लेकर क्यों नहीं आया। कार्तिक बोला नेकी और पूछ पूछ। केराव बोला हाँ क्या क्या किसका पूछ, ये कौन से भाषा में तू गाली दे रहा है हमें। ये सुनकर दोनों सर पीट लिया। कायंश बोला गाय का पूछ, और हंसने लगा, और केराव मुंह बनने लगा। कार्तिक बोला यह एक मुहावरा है। केराव बोला ओ अच्छा, वह क्या है ना, ये मुहावरे मेरे सर के ऊपर से जाता है। ये सुनकर दोनों ने अपना सर हाँ में हिलाया। कार्तिक बोला मैंने निया बुला लिया है, कुछ ही देर में आती होगी। वह तीनों फिर से आकर सोफे पर बैठ गए। कार्तिक बोला एक ग्लास पानी मिलेगा। त्रिशी खड़ा होकर बोली बस 2 मिनट। केराव बोला पानी लाने जा रही हो या मैगी बनने। ये सुनकर कार्तिक के अलावा सभी हंसने लगे। त्रिशी मुंह बनाकर वहां से चली गई। वसुंधरा देवी भी वहां आ गई। विराज अग्निहोत्री आकर सोफे पर बैठ गए। वसुंधरा देवी ने अपने हाथों में रखे फाइल्स को विराज अग्निहोत्री के सामने रख दिया। तभी एक लड़की की आवाज आई, सॉरी गाइज आई नो आई एम लेट। सभी उस लड़की की तरफ देखते उससे पहले ही वह लड़की वहां आकर कार्तिक के एकदम बगल में बैठ गई। तभी त्रिशी ने आकर उस लड़की को घूरते हुए कार्तिक को पानी का ग्लास पकड़ाया और सोफे पर जाकर बैठ गई। वसुंधरा देवी उस लड़की को घूरते हुए बोली आप कौन। वह लड़की बोली हाय आई एम निया अरोरा, कार्तिक की गर्लफ्रेंड। के को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि निया को सोसाइटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह हर किसी को मुनहफर जवाब देती थी। कार्तिक बोला निया मीट माई ब्रदर्स। ये सुनकर निया ने के की तरफ देखा तो के ने एक मुस्कान के साथ उसे हाय कहा। निया एक मीठी मुस्कान के साथ बोली तो आप दोनों हैं मेरे शरारती देवर। ये सुनकर दोनों का मुंह बन गया और निया को हंसी आ गई। निया बोली वैसे कार्तिक हम यहाँ क्यों आए हैं। कायंश बोला वह ये हमारे दूर के रिश्तेदार है। केराव बोला हाँ बहुत दूर के। ये सुनकर अग्निहोत्री परिवार उन दोनों को बुरी तरह घूरने लगे। त्रिशी मुंह बनाकर बोली क्या यार किस्मत ही खराब है। धीर बोली आकर कुछ खा लो। केराव बोला नहीं हम बाहर जा रहे हैं। वसुंधरा देवी बोली और घर पे बनाए खाने का क्या होगा। कायंश बोला फेंक देना। वह कुछ बोलती उससे पहले ही धनुषा बोली भाई पहले शॉपिंग पर चलेंगे। केराव बोला वाई नॉट प्रिंसेस, हम सभी का बिल ये भरेगा। ये कहकर कायंश को दिखा दिया। कायंश बोला क्यों, तेरा अकाउंट खाली है क्या, तेरे दिमाग की तरह। केराव बोला भाई मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर आपके पैसे उड़ाने का मजा ही कुछ और है। कायंश मुंह बनाकर बोला कंजूस कहीं का, तेरे अकाउंट हैक करके पैसे ना निकाल पाए ना तो मेरा नाम बदल दियो। ये कहकर बाहर की तरफ जाने लगा तो केराव उसके पीठ पर जड़कर बोला भाई आपका नाम पिंतु कैसे रहेगा, या तिंतु कित्तु भी अच्छा है। उनके पीछे पीछे वह तीनों भी चले गए। धनुषा उछलते हुए बोली आज तो पूरा मोल आपने नाम करा लूंगी। कार्तिक बोला अपना नाम करवाने के लिए यहाँ के सारे मोल इन दोनों नमूनों के हैं। ये सब वहां बैठे सभी सुन रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे। रूहानी और त्रिशी साथ खड़ी होकर बोली क्या हम भी चल सकते हैं। ये सुनकर धनुषा ने उन दोनों को देखा। कार्तिक ने हाँ में अपना सर हिलाया। वह सभी बाहर आ गए थे कि वहां ही खड़े थे। त्रिशी ने अपने साथ नीर को भी बुला लिया था और नीर मुंह बनाकर आ गई थी। नीर बोली ऑटो का वेट कर रहे हो। केराव बोला नहीं फरारी का। नीर छुटी हंसी के साथ बोली ओ रियली। तभी एक ब्लैक लग्जूरियस का वहां आकर रुकी। धनुषा जल्दी से उस पर बैठ गई के भी जाकर बैठ गए। कार्तिक बोला तुम तीनों भी जाऊं। केराव बोला ओ हेलो तुम तीनों कहाँ आ रहे हो। कार्तिक बोला मैंने ही कहा था। कायंश बोला आने दो। वह दोनों भी आकर बैठ गए। केराव बोला इसका को आपने बाप का बिल्कुल भी नहीं समझना तुम तीनों। उसकी ऐसी बात सुनकर कायंश के अलावा सभी को बुरा लगा। कुछ ही देर वह का वहां के सबसे बड़ी मॉल में एंटर करती है। ओके, सिटी मॉल। इसे यहाँ बने सिर्फ 1 महीना हुआ था और अब यह इंडिया का नामी मॉल बन चुका था। यह मॉल ग्लास का बना था, काफी एन एक्सपेंसिव मॉल था। यह अग्निहोत्री परिवार के लोग यहाँ नहीं आ सकते थे विदाउट परमिशन। आई नो आप सभी को पता चल चुका होगा इस मॉल का ओनर कौन है। योजक चिन्ह। वेल, कायंश एंड केराव के बारे में कुछ बातें करते हैं। वी नो दैट ये दोनों 20 साल के हैं और 5 मंथ के लिए अग्निहोत्री हवेली आए हैं और 5 मंथ का 1 मंथ बीत चुका है। माफिया डेमन किंग के, यह इन दोनों की हिडन आइडेंटिटी है। के ओ मतलब केराव कायंश ओबरॉय। के ओ को लोग बिजनेस किंग के नाम से जानते हैं। आरव ओबरॉय होम मिनिस्टर और ठाकुरसा के अलावा किसी को नहीं पता कि ये दोनों माफिया हैं। त्रिशिका से उठकर बोली यहाँ तो हम विदाउट परमिशन नहीं आ सकते ना। रूहानी बोली हाँ पता नहीं यहाँ के मालिक को अग्निहोत्री परिवार से क्या परेशानी है। केराव बोला मतलब तुम सब बैन हो यहाँ। त्रिशी मुंह बनाकर बोली हम बैन नहीं है, बस अंदर नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। केराव बोला ओ तो यहाँ उसे बैन नहीं कहते। नीर गुस्से में बोली अगर हम बैन हैं तो तुम दोनों भी बैन हो, क्यों तुम दोनों भी अग्निहोत्री परिवार से हो। केराव बोला मिस,
वटेवर हमने यह बात हजारों बार कहा है, बेचने के बाद कोई चीज आपका नहीं रह जाता और हम भी अग्निहोत्री परिवार के नहीं है। धनुषा बोली लेट्स गो। सभी मॉल के अंदर जाने लगे कि तभी गार्ड बोले सॉरी बट आप तीनों अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर उन तीनों का चेहरा पीला पड़ गया कि उन तीनों के मजे ले रहे थे और कार्तिक उन दोनों को घूर रहा था। धनुषा शॉपिंग के लिए अंदर चली गई थी और निया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीर बोली क्यों? गार्ड बोला आप तीनों अग्निहोत्री परिवार से इसलिए प्लीज बाहर जाइए। त्रिशी बोली लेकिन हमारी गलती क्या है? गार्ड बोला गलती यह है कि आप अग्निहोत्री परिवार से हैं। के मुंह दबाकर हंस रहे थे। रूहानी बोली पर क्यों? केराव बोला क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ कुत्तों का आना मंजूर हो सकता है पर अग्निहोत्री परिवार का नहीं। ये कहकर के हंसने लगे और निया को भी हंसी आ रही थी। क्यों बकाई वहां के नोटिस बोर्ड पर यही लिखा हुआ था। कार्तिक आग दिखते हुए बोला अंश रैव। ये सुनकर दोनों ने हंसते हुए कहा बॉयज। ये सुनकर गार्ड्स 2 कदम पीछे हो गए। वह दोनों हंसते हुए अंदर चले गए और सभी शॉपिंग करने लगे। कायंश एंड केराव पहले किड्स के टॉयज एंड कपड़े देखने लगते हैं। दोनों ही बहुत सारे खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े ले लेते हैं। कुछ देर बाद सभी काउंटर पर खड़े थे। के सामान को देखकर धनुषा बोली भाई आप भाभी तो लाए नहीं, बच्चे लाने का सोच रहे हो क्या? केराव बोला हाँ ये सब कार्तिक और निया के फ्यूचर बेबी के लिए हैं। कार्तिक और निया को खांसी आ गई। निया मन में बोली ये दोनों बकाई शरारती बंदर है। सभी का विल पे करने के बाद केराव त्रिशी, रूहानी और नीर से बोला तो अमीरजादिया अपना विल खुद भरो। ये कहकर वहां से दोनों चले गए और नीर ने मुंह बनाकर तीनों का विल भर दिया। भीड़ सभी रेस्टोरेंट पर चले गए क्योंकि धनुषा चाहती थी कि मॉल पर शॉपिंग एंड रेस्टोरेंट पर खाना खाया जाए। रात होने को आई थी। कार्तिक, धनुषा और निया को के ने दूसरे का से घर भेज दिया और उन तीनों के साथ अग्निहोत्री हवेली के लिए निकल गए। तभी केराव को एक कॉल आया तो वह बोला हाँ बोला श्रियान। श्रियान बोला भाई होटल आजा, मैं दिल्ली से यहाँ आ गया हूँ। केराव बोला क्यों? श्रियान बोला वह तुम दोनों के बिना दिल नहीं लगता वहाँ। केराव बोला ओक। फोन करते ही केराव बोला भाई श्रियान आया है, मिलने चले। कायंश बोला ठीक है, हमें होटल जोड़ने के बाद इन तीनों को अग्निहोत्री हवेली जोड़ देना। ये ड्राइवर ऑक्सर बोलता है। त्रिशी कुछ सोचकर बोली श्रियान। फिर एक्साइटेड होकर बोली क्या ये श्रियान चावला है किया? केराव बोला हाँ। रूहानी एक्साइटेड होकर बोली श्रियान चावला मशहूर फैशन डिजाइनर, वह आपके दोस्त है। वाओ हमें मिलना है उनसे। त्रिशी बोली क्या हम मिल सकते हैं? कायंश बोला ओके। नीर बोली मुझे घर जोड़ देना। का आकर गोल्डस्टोन होटल में रुकी। नीर वहां से चली गई। वह चारों एक रूम के दूर को नॉक करते हैं। त्रिशी और रूहानी की सांसें अटक रही थी। तभी एक हैंडसम से लड़के ने दूर ओपन किया। उस लड़के को देखकर दोनों लड़कियां चिल्ला पड़ी श्रियान चावला। योजक चिन्ह। नीर हवेली पहुंच गई थी। वसुंधरा देवी बोली वह चारों कहाँ हैं? नीर बोली वह दोनों मनहूस किसी दोस्त से मिलने गोल्डस्टोन होटल गए हैं और वह दोनों पागल लड़की भी उनके साथ ही रुक गई। नील बोला क्या तुमने उन दोनों को उन मनहूस के साथ क्यों जोड़ा? पता नहीं क्या करेंगे वह दोनों मेरे बेटियों को साथ। धीर बोला यह आप क्या कह रहे हैं? आपको अपने बेटों पर यकीन नहीं है क्या? वीर बोला यकीन तो मुझे भी नहीं है भाभी, पता नहीं किस सड़कचाप ने उनकी परवरिश किया है। अनीशा वहां नहीं थी, वह परी को सुला रही थी। योजक चिन्ह। त्रिशी और रूहानी आंखों में चमक लिए श्रियान को देख रहे थे। श्रियान सभी को कॉफी देते हुए बोला केराव और कतना दिन? केराव बोला 4 मंथ ईर अनअम्यूज्ड। त्रिशी बोली मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं आपने आइडल के हाथों का कॉफी पी रही हूँ। ये सुनकर रूहानी बोली मुझे भी। श्रियान मुस्कान के साथ बोला वेल ये दोनों हैं कौन? कायंश बोला यह वीर अग्निहोत्री की बेटी है और यह आदित्य अग्निहोत्री की। श्रियान बोला तो सीधे सीधे कहना बहन है तुम दोनों की। श्रियान ने के की तरफ देखा तो वह दोनों उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वह छुटी हंसी के साथ बोला सॉरी ईर आई एम जस्ट किडिंग। ये सुनकर त्रिशी और रूहानी की आंखें छोटी हो गई। श्रियान माहौल को अच्छा करने के लिए बोला हम मूवी देखने चलें। रूहानी और त्रिशी एक साथ चिल्लाते हुए बोली वाह मूवी, और भी श्रियान के साथ। ये सुनकर श्रियान मुस्कुरा देता है। श्रियान चावला केराव एंड कायंश का एक लोटा बेस्ट फ्रेंड। श्रियान एक फैशन डिजाइनर था। अंशिका ओबरॉय के बाद इसी का नाम आता था और यह अंशिका ओबरॉय का स्टूडेंट था। दिखने में काफी हैंडसम था, ये भी काफी हंसमुख था। इसके गोल्डन हेयर एंड ग्रीन आइज उसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाती थी। असल में उसकी मॉम एक फॉरेनर थी और डैड इंडियन, इसलिए इनका लुक फॉरेनर जैसा था। क्लोज एक्सप्लेनेशन। स्टोरी ब्रेकडाउन SEO SMO फ्रेंडली। द टू माफिया किंग एक पावरफुल माफिया बिजनेस फिक्शन है जिसमें केराव और कायंश दो भाई हैं जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड के प्लेयर नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड के किंग्स भी हैं। इस पार्ट एपिसोड 21 to 30 कॉन्टेक्स्ट में भाइयों का इमोशनल बॉन्ड क्लियरली दिखता है। इलनेस, केयर, पैनिक अटैक्स, प्रोटेक्शन।
अग्निहोत्री फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट जोड़ अनसल्व जोड़ पावर गैप स्लोली रिवील होता है। केराव की मस्ती जोड़ डेंजर कॉम्बो और कायंश का साइलेंट शार्प माइंड स्टोरी को बैलेंस करता है। राठौड़ कंपनी डील सीन से क्लियर होता है कि ये दोनों सिर्फ गस से नहीं दिमाग से भी खेलते हैं। अनीशा का रिवील स्टोरी में इमोशनल जोड़ पॉलिटिकल लेयर ऐड करता है। फ्लैशबैक पाथ से पता चलता है कि इन दोनों के साथ बचपन से इनजस्टिस हुआ जो उनके माफिया नेचर का रूट है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ओवरऑल ये सिर्फ माफिया स्टोरी नहीं है। फैमिली बट्रेयल जोड़ पावर रिवेंज जोड़ इमोशनल सर्वाइवल का मिक्स है। अनटाइटल्ड 31.txt नन क्रिस्टल बॉल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट डायरेक्शन। अग्निहोत्री फैमिली वीज के ब्रदर्स ओपन पावर वॉर होगा बिजनेस जोड़ पॉलिटिकल लेवल पर। नील का डाउनफॉल ऑलमोस्ट कंफर्म्ड लगता है। केराव का केयरलेस फन फ्यूचर में एक बड़ा ब्लास्ट बनेगा। कायंश का काम नेचर सीक्रेट प्लानिंग जोड़ पॉलिटिकल मूव्स रिवील होंगे। अनीशा कारण रिलेशनशिप मेजर ब्रेकिंग पॉइंट पर जा सकता है। को आइडेंटिटी और डीपर माफिया नेटवर्क आगे चलकर नेशनल लेवल थ्रेट बन सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मतलब स्टोरी और डार्क जोड़ इंटेंस जोड़ डेंजरस होने वाली है। ओपिनियन स्टोरी स्ट्रेंथ्स स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड इमोशनल सीन्स जोड़ कॉमेडी बैलेंस माफिया जोड़ बिजनेस एंगल रेयर कॉम्बो एपिसोडिक नरेशन के लिए परफेक्ट। नोट ये कहानी एक फिक्शनल माफिया ड्रामा है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग के पर्पस से बनाई गई है। इसका किसी रियल व्यक्ति घटना या ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार के क्राइम या वायलेंस को प्रमोट करना नहीं है। अगर आपको भी ऐसा ही फिक्शनल माफिया जैसा स्टोरी और सुनी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूला। मेरा यूट्यूब चैनल ड्रैगन कृष्णा नॉवल वर्ल्ड को कमेंट में अपना ओपिनियन देना ना भूला। को हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल ड्रैगन कृष्णा नोवेल वर्ल्ड पर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।